ऋतु अपने डेस्क पर बैठी गहरे ख्यालों में डूबी थी। तभी रंजीत उसके पास आया और बोला, मैडम, आपको कपिल सर बुला रहे हैं। इतना कहकर वो चला गया। कुछ देर बाद ऋतु उठी और कपिल के कैबिन में पहुंच के बोली, आपने बुलाया सर? हाँ हाँ, बैठो ऋतु। आप कल दिल्ली जा रही हैं अगले 4 या 5 महीने के लिए। बट सर, देखो पिछले 1.5 साल से तुम टाल रही हो और अब प्रोजेक्ट डिलीवरी का टाइम है। अब मैं इसे नहीं रोक सकता और वैसे भी मयंक यहाँ नहीं है, सो आई कांट डू एनीथिंग, यू हैव टू गो। ओके सर, ये रहे तुम्हारे टिकट्स एंड ऑफिस का अपार्टमेंट है रहने के लिए। बाकी सब तुम्हें वहां पर पता चल जाएगा। कल मॉर्निंग की फ्लाइट है तो तुम अभी घर निकल जाओ, थोड़ा रेस्ट करो और अपनी पैकिंग कर लेना। ओके सर। इतना कहकर ऋतु कैबिन से बाहर आई। कुछ देर अपने लैपटॉप पर काम किया, फिर अपना बैग पैक कर घर के लिए निकल गई। रास्ते भर उसे बस यही ख्याल परेशान कर रहा था। जिस शहर को वो कभी जाना ही नहीं चाहती थी, आज उसी शहर जाना पड़ रहा है। और वो कहते हैं ना, नौकरी में मर्जी नहीं चलती। दिमाग में कई ख्यालों के साथ वो अपने घर पहुंची। कुछ देर आराम किया और पैकिंग में लग गई। मन तो उदास था, लेकिन अब जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। मन में उधेड़-बुन करते इन ख्यालों के बीच कब दोपहर से शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। गैस पर चाय चढ़ाकर टोस्ट बनाने में लग गई। सुबह जल्दी निकलना था, इसलिए उसने सोचा कि खाकर सोया जाए। टिकट उठाकर देखा तो फ्लाइट पर सुबह 8:30 लिखा था। तेज आंच पर रखी चाय का जाने कब मिलन गैस के सरफेस से होता हुआ फर्श से हो गया, ऋतु को पता ही नहीं चला। जब निगाहें पहुंची तब जल्दी से गैस का चूल्हा बंद किया और खुद ही बड़बड़ाती हुई बोली, अभी दिल्ली की सिर्फ बात हुई और भसड़ चालू हो गई। वहां पहुंच के जाने क्या क्या होगा। चाय के साथ टोस्ट खाने के बाद ऋतु कब सो गई उसे मालूम ही नहीं चला। सुबह 4 बजे जब अलार्म की आवाज कानों में आई तो फटाफट तैयार होने में लग गई। 1 घंटे बाद उसकी कैब दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। ड्राइवर ने कॉल किया और कहा, मैडम आई एम वेटिंग। ओके, बस 2 मिनट। कुछ देर बाद ऋतु एक बड़े बैग और एक छोटे बैग के साथ घर के बाहर आ गई। ड्राइवर बाहर ही खड़ा था। उसने बैग उठाया और गाड़ी में रख दिया। करीब 2 घंटे बाद गाड़ी एयरपोर्ट पर थी। ड्राइवर ने बैग उतारा और कहा, हैप्पी जर्नी मैम। थैंक्स तिवारी जी। ऋतु ने एयरपोर्ट पर चेक इन किया और इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब अनाउंसमेंट हुई, ऋतु प्लेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। 2 घंटे बाद विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुका था। एयरपोर्ट से बाहर आते ही उसने देखा सामने ड्राइवर उसके नाम का बोर्ड लिए खड़ा है। ऋतु ने हाथ हिलाकर इशारा किया। ड्राइवर ने ऋतु के बैग को पकड़ा और गाड़ी का एक दरवाजा खोला। ऋतु गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने सामान रखा और गाड़ी स्टार्ट करके बोला, मैडम पहले फ्लैट पे चलेंगी क्या सीधे ऑफिस? फ्लैट ऑफिस से कितना दूर है? 45 मिनट। सीधे ऑफिस ही चलो। ओके मैडम। 1 घंटे बाद ऋतु अपने सामान के साथ ऑफिस के रिसेप्शन पर बैठी इंतजार कर रही थी। तब तक ऑफिस में शायद कोई आया नहीं था। धीरे धीरे सब लोग आने लगे। कुछ देर बाद रुबीना आई। ऋतु को देखते ही बोली, वेलकम है ऋतु दिल्ली में। थैंक्स, मुझे बस 10 मिनट दो। 10 क्यों डार्लिंग, तुम 20 ले लो। वैसे ये ऑफिस भी वैसा ही होगा। एक अधेड़ उम्र का खूसट बॉस, एक उसका चमचा। अरे नहीं यार, ये ऑफिस बिल्कुल अलग है। बॉस 35 का है पर कसम से 25 का लगता है। और स्वीट तो इतना है कि जी करता है अम्मा का दामाद बना लूं। अरे तो बना ले, दिक्कत क्या है? कमबख्त रिश्तों पर एतबार नहीं करता है ना। हम भी तो देखे कौन है, कब आएगा, 12 बजे या 1 बजे? मोहतरमा, वो सुबह 9 बजे आके बैठ गया होगा। इतनी जल्दी? सुबह ऑफिस खोलना पसंद है क्या उसको? कहता है देर से ऑफिस आना पसंद नहीं। चल तेरी हो गई एंट्री, ये तेरा कार्ड और हाँ, तुझे तेरी सीट दिखा दूं। तो बैग यहीं पे छोड़ दूं? अरे हाँ हाँ बिंदास, ये तेरी सीट सबसे अलग जैसी तूने मांगी थी। और जब पूरी टीम आएगी तो तुझे सबसे मिलवा देंगे। और हाँ, काव्य को तुझसे काम होगा तो वो तुझे चैट पर पिंग कर देगा। ये बगल वाला कैबिन उसी का है। चल तू अपने काम पे लग जा, मैं लगूं अपने काम पे। वैसे ये काव्य कौन है? अरे बॉस, जिसने तेरे प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया था।
जिसे तू खूसट समझ रही थी। रुबीना अपनी बात खत्म करके चली गई। धीरे धीरे ऑफिस का पूरा स्टाफ आ गया। करीब 12 बजे के आसपास काव्य अपने कैबिन से निकला और बोला, एवरीबडी थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। इतना सुनते ही सबकी निगाहें उसकी तरफ हो गई। तभी वो बोला, रितु जी प्लीज यहाँ आइए। गाइस, ये है रितु जो ट्रैंक प्रोजेक्ट को देख रही है। आई मीन इन्हीं का आइडिया और इनोवेशन है और होप सो आप सभी कोऑपरेट करेंगे। कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। और हाँ, ज्यादा परेशान मत करना, थोड़ा तहजीब से पेश आना। दिल्ली वाले मैडम को कुछ खास पसंद नहीं आते। लास्ट लाइन सुनने के बाद रितु काव्य के चेहरे को देखने लगी, जो बिल्कुल शांत था। अपनी बात कहकर काव्य चला गया और बाकी सभी लोग अपना काम करने लगे। रितु मन ही मन सोचने लगी, ये कपिल के पेट में कोई बात नहीं पचती, सब काव्य को बता रखा है। अपने ख्यालों में ही उलझी रितु काम में बिजी हो गई। घड़ी शाम के 7 बजा रही थी। लगभग लोग घर जा चुके थे। रितु भी अपना लैपटॉप बंद करके बैग में रख रही थी। तभी काव्य अपने कंधे पर लैपटॉप का बैग टांगे केबिन से बाहर आया और रितु को देखकर बोला, अरे आप गई नहीं अभी? रितु ने नजरें उठाई और कहा, नहीं बस निकल रही हूँ, वो कैब का वेट। काव्य हंसते हुए बोला, मैडम कैब की फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ। वैसे मेरा घर उसी सेम सोसाइटी में है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप मेरी गाड़ी से चल सकती हैं। इस बात के बाद रितु के मन में ख्याल तो कई थे, लेकिन वो शहर में नहीं थी, किसी को जानती भी नहीं थी। सो बोली, हाँ ये सही होगा। दोनों लिफ्ट से पार्किंग में पहुंचे। रितु के पास एक बड़ा बैग था जो काव्य ने उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया और रितु को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। करीब 1 घंटे की भीड़ भाड़ और ड्राइविंग के बाद गाड़ी एक सोसाइटी के अंदर पहुंची। एक टावर के सामने काव्य ने गाड़ी खड़ी की और बोला, लो मैडम, आ गया आपका आशियाना। गाड़ी से रितु का बैग निकाला और टावर की लंबी लॉबी में एंटर करते हुए गार्ड से बोला, अरे ठाकुर साहब, अगले 4 महीने 1602 में यही मैडम रहेंगी, ख्याल रखना। ओके सर। लिफ्ट से होते हुए दोनों कुछ ही देर में अपार्टमेंट के सामने खड़े थे। मैडम, ये रहा आपका आशियां, सारा सामान अंदर है जरूरत का। सुबह 7 बजे काम वाली आएगी, घर साफ करवा दिया है। सुबह आपको ऑफिस की कैब से जाना हो तो यहीं आ जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना हो तो गेट से बाहर राइट मुड़े, 100 कदम के बाद मेट्रो है। तभी रितु बोली, बट आपने तो कैब मना किया था। मैडम 1 साइडेड है, ले जाने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं। अपनी बात कहकर काव्य चला गया। रितु शायद बोलना बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन बोल ना सकी। बस वो काव्य को जाते हुए देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, क्या बंदा है यार ये, एकदम परफेक्ट, जैसा रुबीना ने कहा था। तभी शायद वो इस पे लट्टू है। काव्य जा चुका था। रितु ने फ्लैट का दरवाजा खोला। फ्लैट अंदर से एकदम साफ सुथरा था और गुलाब की खुशबू से सराबोर था। दीवार पर एक बड़ा टीवी लगा था। कुल मिलाकर घर की सारी चीजें सोच से कई गुना बेहतर थी। रितु ने कमरे में रखी अलमारी खोली और अपने कपड़े सेट कर खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगी। रितु ने कुछ ही वक्त में इस नापसंद शहर को अपना बना लिया। अब उसका रोज का रूटीन हो गया, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। बस इस रूटीन में एक ही चीज अलग थी, वो था कई बार काव्य के साथ शाम में ऑफिस से घर तक आना। इस सफर में काव्य कोई बात नहीं करता, लेकिन इस वजह से रुबीना थोड़ा जलने लगी थी। एक दिन तो दोपहर में लंच करते हुए रितु से बोल भी पड़ी। यहाँ उसको देखकर अल्फाज नहीं निकलते, लेकिन मैडम हैं कि हफ्ते में 3 बार हमारी एक तरफा मोहब्बत के साथ घर जाती हैं। काश हमें भी ये मौका मिलता। रितु ने भी कह दिया, चाहने से कुछ नहीं मिलता, चाहने से अगर कुछ मिल जाता खुदा भी बस हमारा हो जाता। ये वो आखिरी महीना था जिसका रितु को बेसब्री से इंतजार था, जब प्रोजेक्ट पूरा होने वाला था। तभी एक रोज काव्य अपने कैबिन से बाहर आया और बोला, गुड न्यूज है गाइस, कल ऑफिस पार्टी है, जो ड्यू थी उसका अप्रूवल मिल गया है। इतना सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वेन्यू अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, इतना कहकर वो चला गया। अगले दिन फ्राइडे था। सबने 4 बजे अपना काम खत्म किया, पार्टी के लिए निकल गए। रुबीना और रितु दोनों साथ में थे। डिस्को पूरा म्यूजिक से गूंज रहा था। सब अपनी अपनी ड्रिंक लेकर नाच रहे थे।
काव्य एक टेबल पर कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी ऋतु उसके पास आई, जिसने ब्लू कलर का वन पीस पहना था। उसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके बालों का बाउंसी लुक उसमें चार चांद लगा रहा था। ऋतु ने काव्य से पूछा, क्या आप ड्रिंक नहीं करते? करता हूँ, घर जाके करूंगा। पार्टी में सब हैं और ड्रिंक कर रहे हैं और आप घर जाके पियोगे? हाँ, क्योंकि मुझे कार ड्राइव करनी है और मेरे कुछ रूल हैं, नो ड्रिंक एंड ड्राइव। आप एंजॉय करो। डांस और ड्रिंक में पूरा स्टाफ डूबा हुआ था। घड़ी रात के 1 बजा रही थी। लगभग लोग जा चुके थे। ऋतु ने काव्य से कहा, मुझे भी लेके चलना, अकेले मत भाग जाना। उसकी आवाज थोड़ा लड़खड़ा रही थी, नशे के कारण शायद। काव्य ने कहा, बिल्कुल बताओ, चलें या रुकना है? हाँ चलो, वैसे भी सब जा चुके हैं। काव्य ने सहारे से ऋतु को कार में बिठाया और गाड़ी लेकर चल दिया। कार में बैठते ही ऋतु सो गई। शराब की शायद यही खासियत है, वो बेचैन आदमी को भी सुलाने का दम रखती है। रास्ते में एक सिग्नल पर जब कार रुकी, उसने ऋतु के चेहरे पर गौर किया। उसकी मासूमियत देख वो खुद को रोक न पाया और बोल पड़ा, जी चाहता है एक बार फिर से इश्क में पड़ जाऊं, इस दफा मुकम्मल करूं ख्वाब और पूरा हो जाऊं। सिग्नल ग्रीन हुआ और गाड़ी चलने लगी, लेकिन काव्य की नजरें बार बार ऋतु को देख रही थी, मानो वो कोई बहुत पुराना ख्वाब हो जो आज हकीकत हो गया। ऋतु को निहारते निहारते वो सोसाइटी में पहुंच गया और ऋतु के टावर के पास पहुंचकर बोला, मोहतरमा, आपकी मंजिल आ गई। ऋतु ने शायद सुना नहीं था या वो गहरी नींद में थी। काव्य ने एक बार फिर उसे हिलाते हुए कहा, मैडम, आपकी मंजिल आ गई। इस बार ऋतु नींद में ही बोली, मुझे कॉफी पीनी है। इस टाइम कॉफी कहाँ मिलेगी? क्यों, तुम्हारे घर में नहीं है? हाँ है, तो चलो ना। काव्य ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी को अपनी पार्किंग में लगाकर ऋतु का बैग लिया और लिफ्ट से होता हुआ अपने फ्लैट में पहुंच गया। उसने फ्लैट का दरवाजा अनलॉक किया। जैसे ही पहला कदम रखा, लाइट ऑन हो गई। ऋतु की भी नींद खुल गई थी। उसने ऋतु को सोफे पर बैठने को कहा और बोला, मैं बस चेंज करके कॉफी बनाता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। लेकिन ऋतु की निगाहें दीवार पर थी, जहाँ कई शेर लिखे हुए थे, लकड़ी पे बड़े ही सुंदर ढंग से, जिसे देखकर ऋतु बोली, शायरी की किताब सुनी थी, शायरी की दीवार पहली बार देख रही हूँ। कुछ देर में काव्य आया और बोला, बस 10 मिनट और दो, कॉफी रेडी। शुगर कम चाहिए या ज्यादा? ऋतु ने कहा, आधा। और कहने लगी, क्या मैं तुम्हारा घर देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस बड़े फ्लैट की हर दीवार की अपनी एक अलग कहानी थी। कहीं शायरी, कहीं पुरानी तस्वीरें, कहीं सिनेमा तो कहीं खेल। इतना सब देख के ऋतु किचन के पास पहुंची और बोली, तुम यहाँ अकेले रहते हो? काव्य, हाँ, ये सब तुमने डेकोर किया है? हाँ हाँ, और ये सभी शेर भी मेरे ही हैं। वाओ यार, इफ यू डोंट माइंड मैं चेंज कर लूं, आई मीन तुम्हारा वॉशरूम यूज कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, 4 वॉशरूम है, कोई सा भी यूज कर सकती हो, पर तुम्हारे कपड़े? मेरे बैग में हमेशा एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रहते हैं। ओह ओके। कुछ देर में ऋतु चेंज करके आई। काव्य की नजर उस पर पड़ी। बोला, वाओ यार, इसमें वाओ क्या है, सूट ही तो है। वैसे तुम्हारा घर ऐसा लगता है किसी लड़की ने सजाया हो। नहीं, ऐसा नहीं है, पर हाँ, किसी के लिए सजाया तो था मैंने। और तुम्हारी फैमिली? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। तो तुम यहाँ अकेले क्यों? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। ये रही तुम्हारी कॉफी, आओ तुम्हें अपने कॉफी स्पेस में लेके चलता हूँ। काव्य बेडरूम से होता हुआ एक बालकनी में पहुंचा, जहां 2 चेयर, एक छोटा टेबल, आसपास काफी पौधे, फेरी लाइट, 20वां फ्लोर। ऐसा लग रहा था कोई शानदार छोटा कैफे हो आसमान में, जिससे पूरा शहर दिखाई दे रहा था। तभी काव्य की नजर ऋतु के फोन पर गई, जिसकी स्क्रीन पर एक छोटी बच्ची थी। बाय द वे, ये कौन है? ये मेरी बेटी। पर तुम्हारी डिटेल्स में तो सिंगल लिखा था। हाँ, सिंगल ही हूँ, मतलब डाइवोर्स हो गया। ओह, आई एम सॉरी, बट जान सकता हूँ क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जब मेरी बेटी हुई, उसके कुछ महीने बाद मेरे पति ने बताया वो अब मेरे साथ नहीं रह सकते। पिछले 1 साल से वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ है और उसी के साथ रहना चाहते हैं। बस फिर क्या था, उसके पुराने प्यार की खातिर हम अलग हो गए। तब से मैं, मेरी बेटी रिधिमा। तुम यहाँ हो, वो किसके पास रहती है?
वो अपने नाना नानी और मामा मामी के साथ। मिस नहीं कर रही हो उसे? इतने दिन से मिलके आ जाओ उससे। कैसे जाऊं, काम का क्या? क्यों नहीं, मंडे क्लाइंट ऑफ है और ट्यूसडे इलेक्शन है, तो 3 दिन है ना। पर अभी टिकट कैसे मिलेगा? बस इतनी सी बात, वो हो जाएगा। मैं जाऊंगी, पर क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? नेकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं। काव्य ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया और फ्लाइट के टिकट का बंदोबस्त कर लिया और बोला कल दोपहर 1 बजे तुम अपने घर पे होगी। वैसे मुझसे सब पूछ लिया, तुम्हारी कहानी क्या है? कहानी कुछ नहीं है। काव्य बाबू, नजरें छुपा रहे हो, बताओ क्या है? मैं उसे बहुत प्यार करता था, शायद प्यार से ज्यादा मोहब्बत, और शायद उससे भी ज्यादा इश्क। लेकिन हमारे बीच थोड़ा एज डिफरेंस था, लेकिन इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही मुझे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक एक दिन वो मुझे छोड़ के चली गई। मैंने बहुत पूछा, फिर उसने कहा उसका परिवार नहीं मानेगा। उसने कोशिश करना जरूरी भी नहीं समझा। बाद में मुझे पता लगा वो मुझे हाफ लव करती थी। हाफ लव, ये किस बला का नाम है? वो बस दिखाती थी, उसको मुझसे प्यार नहीं था, मन में उसके कोई और था। जब कोई और था फिर मैं समझी नहीं कुछ। मुझसे बस वो सीखने आई थी, और कुछ समय वो जिससे दूर थी उतने दिनों तक मुझसे प्यार का नाटक करने, या यूं कहूं कि वो अकेले नहीं रह सकती थी। वो तो चली गई, लेकिन मैं टूट गया और उसके हाफ लव के बाद बिल्कुल अधूरा हो गया। ऋतु काव्य की बातें सुन के कुछ कह ना सकी और बोली, चलो। कहाँ? पुणे की तैयारी करने। तैयारी क्या करनी मैडम, 3 जोड़ी कपड़े बस। अरे मुझे करनी है। इन सब बातों के बाद ऋतु ने महसूस किया कि काव्य की आंखें भीगी हुई हैं, मानो वो रो रहा है, बस दिखा नहीं रहा। उसने काव्य का हाथ पकड़ा और कहा, इट्स ओके, लाइफ में हर तरह के लोग आते हैं। काव्य को ये छुअन बहुत अच्छी लगी, जैसे शायद उसे इसी की तलाश थी, लेकिन मन में कई सवाल भी थे। दोनों बाहर निकले और ऋतु के फ्लैट पे पहुंचे। ऋतु ने कुछ कपड़े और सामान लिया और बोली, चलो। अब कहाँ? तुम्हारे फ्लैट पे, वहीं से सुबह निकल जाएंगे, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो। मुझे क्या दिक्कत होगी। अगले दिन दोपहर दोनों ऋतु के घर पे थे, जहां काव्य ने सबसे मुलाकात की और रिधमा के साथ बहुत मस्ती की। दोनों की मस्ती देख ऋतु को ऐसा लगा शायद यही तो वो चीज है जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। 3 दिन कब बीत गए पता ही ना चला। दोनों वापस लौट आए और अपने अपने काम में लग गए, मानो वो बस एक ख्वाब सा था। प्रोजेक्ट तय वक्त से 10 दिन पहले खत्म हो गया और ऋतु जाने की तैयारी करने लगी। उस शाम सभी उससे मिले और रुबीना ने उसे गले लगाते हुए कहा, जिंदगी ने मौका दिया है, गवाना मत। काव्य बोला, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ। ऋतु मना ना कर सकी। उस पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। लगेज लेने के बाद ऋतु जाने लगी। काव्य उसे देख रहा था। तभी वो लौट के आई, काव्य के गले लगी और बोली, क्या तुम मेरे साथ अपना ख्वाब मुकम्मल कर सकते हो? काव्य की आंखें बहने लगी और वो बोला, मतलब तुम उस रात सोई नहीं थी? नहीं। तुम बहुत तेज हो। काव्य रोते हुए बोला, वैसे तुमने मुझे अपने शहर का बना ही लिया। बस एक सवाल है, क्या तुम रिधिमा को साथ रख पाओगे? हाँ, क्यों नहीं, वो तुमसे है और तुमसे जुड़ी हर चीज मेरी है। वैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? क्यों, कास्ट का लफड़ा है क्या तुम्हारे घर में? मेरा नाम है काव्य पंत और तुम हो जाओगी ऋतु काव्य पंत। शायद तभी कहते हैं दोस्तों कि मोहब्बत आपको ढूंढ ही लेती है और आप तक आ ही जाती है। क्या आपके पास भी है कोई ऐसी मोहब्बत की कहानी? तो शेयर करें मेरे साथ।